जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपके लिए क्या हूँ, क्लास 8th का 13 चैप्टर प्रकाश। बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमें लाइट के बारे में पढ़ना है बेटे, कि लाइट पूरा कैसे काम करती है, लाइट होती क्या है या वो कैसे ट्रैवल करती है। ठीक है, आंखों के बारे में पढ़ेंगे, तो हर चीज़ के बारे में हम जानेंगे कि भैया लाइट जो है यानी कि प्रकाश जो है वो उसके रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन यही आता है बेटे कि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को हम कैसे देख सकते हैं, यानी कि दृश्य कौन बनाता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम सबको पता है कि भाई हम देखने के लिए अपने आंखों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमारे पास ज्ञानेंद्रिय है, यानी कि जो हमारी आंखें हैं उनसे हम क्या करते हैं बेटे, पर्वतों को, नदियों को, पहाड़ों को, पेड़ पौधों को, कुर्सियों को, मनुष्यों को हम सब देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या केवल नेत्र होना ही देखने का संकेत है? ठीक है, क्या क्या केवल नेत्रों से ही हम देख पा रहे हैं? क्या नेत्र ही ऐसे हैं जिनकी वजह से हम देख पा रहे हैं? देखिए क्या होता है, मान लीजिए अगर अंधेरे कमरे में आप जाते हैं तो आप कुछ भी नहीं देख पाते हैं, तो यानी कि नेत्रों के अलावा भी कुछ ना कुछ चीज़ें जरूरी हैं जिनकी वजह से हम देख पाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। देखिए किसी वस्तु को हम तभी देख पाएंगे जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे। यानी कि हम किसी भी चीज़ को जब देख पाएंगे बेटे जब उस वस्तु ने किसी भी प्रकाश को परावर्तित किया हो और वो प्रकाश आपके नेत्रों के अंदर जाएगा, तब वो वस्तु क्या होगी, दृश्य बन पाएगी। यह प्रकाश चाहे वस्तु ने खुद उत्सर्जित किया हो, यानी कि वो प्रकाश या तो वस्तु का खुद का हो सकता है। ठीक है, या फिर किसी भी परावर्तित वस्तु से, मतलब किसी भी वस्तु से परावर्तित हुआ हुआ हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि जब तक आपके नेत्रों के अंदर प्रकाशित जो प्रकाश होगा वो नहीं जाएगा किसी वस्तु, चाहे वो किसी वस्तु से एकदम ये कहे कि रिफ्लेक्ट होकर आया हो, ठीक है, या फिर उस वस्तु ने खुद से प्रकाश उत्पन्न किया हो, जब तक वो आपकी आंखों के अंदर नहीं जाएगा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब बेटे परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस नियम को जानने के लिए आपको ये डायग्राम देखना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, ये क्या है बेटे, ये हमारा शीशा है। ठीक है ना, ये पीछे पॉलिश लगी हुई है। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि भैया एक किरण, जब भी प्रकाश की दर्पण पर कोई किरण आती है, ठीक है, आती यानी कि आपतन, इसको बोलते हैं आपतन। आई पतन यानी कि गिर गई, आके गिर गई। तो जब भी कोई किरण किसी दर्पण पर जाएगी, ठीक है, और वो क्या होगा, उस दर्पण से जिस एंगल से वो जाएगी उसी एंगल से वो वापस मुड़ जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर आपतन कोण आपका मान लीजिए 30 डिग्री होगा, तो वो परावर्तित होने के बाद भी 30 डिग्री पर ही मुड़ जाएगी। तो यानी कि जो जितनी आपतित कोण होती है हमारी, उतनी ही हमारी परावर्तित कोण होती है। यानी कि हम बोलेंगे इसको आपतन। यहाँ पे देखिए कि भैया ये जो थी आपतित किरण थी, क्या थी बेटे, आपतित किरण, और ये थी परावर्तित किरण। ठीक है, ये हमारी आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और इसके बीच में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं, जो आपतित किरण से बनेगा उसे आपतन कोण, और इससे जो परावर्तित किरण से बनेगा उसको परावर्तन कोण बोलते हैं, और बीच में 90 डिग्री के इस एंगल को बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, तो देखिए क्या है, अब यहाँ पे देखिए कि भाई परावर्तन के कुछ नियम है कि दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाएगी, यानी कि मुड़ जाएगी। ठीक है, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण, यानी कि जो पड़ी है, जो आके गिरी है, उसको आपतित किरण, और जब वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी यानी कि परावर्तित हो जाएगी, उसको परावर्तित किरण हम बोल देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है बेटे कि इसके बीच में 90 डिग्री का जो कोण बनता है उसको हम अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पे दिखाया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है ना, जिसको आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को हम बेटे आर से दिखाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इसके अंदर भी एक और लॉजिक है कि ये सारे के सारे, चाहे वो आपकी आपतित किरण हो, चाहे वो आपका परावर्तित किरण हो, चाहे आपका कोण हो, दोनों कोण हो गए या प्लेन जो हो गए, ये अभिलंब जो हो गया, ये सारे के सारे एक ही तल में पड़ते हैं। ठीक है, तो ये भी परावर्तन कोण का एक नियम है। ठीक है, अब देखिए आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये परावर्तन के नियमों में से एक है। यानी कि जितना मैंने बता दिया ना आपको कि जितना आपतन कोण होगा, मान लो ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा, ये अगर आपका 60 है तो ये भी 60 ही होगा। यानी कि जितना आपका आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। तो ये हमारा हो गया पहला रूल। इसके अलावा एक और रूल है कि भैया जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, सारे के सारे एक ही प्लेन में पड़ते हैं, एक ही जगह पर पड़ते हैं। ठीक है, देखिए आपतित किरण, आपतन बिंदु जो भी है, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, इस सभी एक तल में होते हैं, एक ही सिरे पर होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, परावर्तित किरण, ये सब एक ही तल में होते हैं। यह परावर्तन का एक अन्य नियम है। ठीक है, तो आपको नियम भी समझ आ गए हैं। ठीक है, अब देखिए एक इन्होंने बोल रखा है कि भाई कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के कुछ लक्षण होते हैं। समतल दर्पण एकदम प्लेन मिरर होता है बेटे। प्लेन मिरर के जब भी हम कोई इमेज उससे बनाते हैं तो उसके कुछ ना कुछ क्या होते हैं बेटे, कुछ ना कुछ उसके लक्षण होते हैं। देखिए सबसे क्वेश्चन भी आता है कि भैया आपके जो समतल दर्पण है उसके अभिलक्षण बताएं।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, क्या प्रतिबिंब सीधा अथवा उल्टा था। देखिए क्या होता है बेटे, समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, जैसा वो होता है वैसा का वैसा ही वो हमको दिखाई देता है। वस्तु का साइज वस्तु के साइज के बराबर था, जी हाँ, वस्तु का साइज जितना हम कोई भी चीज होगी उतना ही साइज उसका हमारा समतल दर्पण में दिखाई देगा, ठीक है, और उतनी ही दूरी पर थी, जी बिल्कुल, जितनी दूरी पर चीज आपकी रखी होगी उतनी ही दूरी पर आपका जो प्रतिबिंब होगा वो बनाई देगा, ठीक है, या बनेगा, ठीक है, तो यानी कि हाँ ये भी सही है, ठीक है। तो ये एक ही लक्षणों में आएंगे। अगर क्वेश्चन आपको आएगा कि भाई समतल दर्पण के लक्षण लिखे, तो हम लिखेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है, ठीक है, ये वस्तु के साइज के बराबर होता है, या उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी होगी, ठीक है। क्या इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? जी बिल्कुल नहीं, ये चीज नहीं की जा सकती। देखिए आपको किसी भी और कागज पर या किसी भी पर्दे पर जो समतल दर्पण की जो चित्र होते हैं उनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये चार आपके लक्षण हो गए, किसके? समतल दर्पण के लक्षण हो गए, ठीक है। आगे देखिए, पार्श्व परावर्तन क्या होता है। देखिए बेटे क्या होता है, जब आपने देखा होगा कभी कभी कैमरे के अंदर या फिर आपके शीशे के अंदर जब भी आप लेफ्ट वाली साइड का हाथ उठाते हैं तो वो लगता है कि भाई वो राइट साइड का हाथ उठाए, ठीक है। तो जब भी उल्टा दिखता है हमको, ठीक है, उसी को बोलते हैं, राइट वाला दाएं उठाएंगे हाथ तो लगेगा कि भाई बायां उठा हुआ है, बाएं उठाएंगे तो लगेगा दाएं उठा हुआ है, इसी को बोलते हैं हम पार्श्व परावर्तन। यानी कि ये प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है, इसी को हम बोलते हैं पार्श्व परावर्तन, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि एक टॉपिक है कि भाई नियमित और विसरित परावर्तन, नियमित परावर्तन और विसरित। पहले विसरित जानते हैं। देखिए मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, हमारा जो पृष्ठ होता है या हमारी जो सतह होती है वो ऐसे आड़ी टेढ़ी बेटे हो सकती है, ठीक है। अब हमने देखा कि भाई प्लेन जगह पे तो क्या होगा, जिस एंगल से हमारी रेखा आएगी यानी कि आपतित किरण आएगी उसी एंगल से वो परावर्तित हो जाएगी, है ना। लेकिन मान लीजिए अगर हमारा जो ये पृष्ठ है यानी कि जो प्लेन है वो ही आड़ा टेढ़ा है, तो इसमें क्या होगा, जो एंगल बनेंगे बेटे वो आड़े टेढ़े बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे आई, यहाँ मुड़ गई, ठीक है, इसका एंगल कुछ लगता है, इसका एंगल कुछ लगा है, लेकिन ये इसके अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। जो यहाँ से आई थी और यहाँ मुड़ गई, ठीक है, ये यहाँ से आई यहाँ मुड़ गई, ठीक है। तो ये होता है बेटे विसरित परावर्तन, यानी कि जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के बाद समांतर नहीं होती, इसको बोलते हैं विसरित परावर्तन। और जिसमें एकदम प्लेन होते चिकने पृष्ठ पर पड़ेगी उसे बोलते हैं नियमित परावर्तन। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम किसी चीज को परावर्तित प्रकाश के कारण देख पाते हैं, ये हमने देख लिया कि हमने स्टार्टिंग में चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भाई हम किसी भी वस्तु को तभी देख पाएंगे जब उससे गुजरने वाला प्रकाश हमारे आंखों के अंदर जाएगा। अब हमने ये भी देखा था कि कोई वस्तु या तो प्रकाश खुद से उत्सर्जित करती है या फिर वो उत्सर्जित नहीं करती, वो किसी से प्रकाशित होती है। तो ऐसी चीजें जो कि क्या खुद से प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उनको बोलते हैं दीप्त पिंड, और जो दूसरों से प्रकाशित होती है उनको बोलते हैं प्रदीप्त पिंड। दीप्त पिंड के अंदर सूरज हो गया, प्रदीप्त पिंड के अंदर आपका चांद हो गया, क्योंकि वो चांद सूरज की रोशनी से ही प्रकाशित होता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक आता है कि परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। देखिए बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए अब मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल देखिए क्या हो रहा था, ये लड़का गया बाल कटवाने, इस लड़के ने देखा कि भाई मेरे बाल तो आगे से तो साफ साफ दिख रहा है इस शीशे में, बड़े वाले शीशे में कि यहाँ पे बाल कट गए, बढ़िया कट गए, लेकिन पीछे अगर गलत कट गए होंगे तो क्या हो रहा है बेटे, इस दुकानदार ने, इस नाई ने क्या किया कि भैया इसको पीछे के बाल दिखाने के लिए एक और शीशा यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, एक पहले शीशे पर जो बड़े वाले शीशे पर प्रकाश पड़ रहा था उसकी वजह से ये अपना चेहरा देख पा रहा था, ठीक है ना। तो पहले परावर्तन तो यही हो गया। दूसरे में क्या हुआ, ये इसकी जो प्रतिबिंब था तो वो पीछे आया, ठीक है, पीछे इस ये शीशा लगा दिया इसके पीछे, तो इस शीशे के अंदर इसका सर दिख रहा है और इस परावर्तन को ये यहाँ पर दोनों तरफ में परावर्तन देख पा रहा है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं बेटे, प्रकाशित जो परावर्तित प्रकाश है उसको दोबारा से हम परावर्तित कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है। बहुप्रतिबिंब क्या होता है बेटे, यानी कि जब एक से दो समतल दर्पणों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तब उसमें कई सारे चित्र एक साथ दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो प्रतिबिंब जोड़ दिए, ठीक है, दो समतल दर्पण जोड़ दिए यहाँ पर, ठीक है ना, बीच में टेप लगा दी। अब एक सिक्का यहाँ पे रखा है, 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, हमको कई अलग अलग एंगल पर शीशा जो सिक्का है वो दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं हम बहुप्रतिबिंब, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल आप कर भी सकते हैं, जैसे कि आप ये बहुमूर्तिदर्शी बना सकते हैं, ठीक है। बहुमूर्तिदर्शी को कलेडोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल बेटे बहुत सारे लोग मूवी दिखाने के लिए भी करते थे, जो भी है, ठीक है। इसमें अलग अलग पैटर्न वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप ये चित्र वगैरह लगा सकते हैं, तो आपको तीनों शीशों में उसके अलग अलग क्या होंगे, पैटर्न दिखा देंगे। इसको आप बनाने की पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा अगला जो टॉपिक है वो है सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन। अब आपने ये तो सोचा होगा कि भाई जो सूरज की रोशनी है वो सफेद है या रंगीन है। देखिए सिंपल सा अगर बताएं, सूरज का प्रकाश होता सफेद है, लेकिन सफेद कलर विखंडित होकर बेटे 7 रंगों में टूट जाता है, अर्थात वो रंगीन भी होता है,
ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेटे क्या बोलते हैं, विक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए क्या होता है, जब भी सूरज का प्रकाश अपने रंगों में विभाजित हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रकाश का विक्षेपण। यानी कि अगर बोलें तो भैया सूरज की जो रोशनी है वो सफ़ेद कलर की ही है, लेकिन जब वो किसी प्रिज्म से या किसी भी बूंद, जैसे बारिश होती है तो बारिश होने के बाद इंद्रधनुष बनता है, ठीक है ना। तो वो क्यों होता है, क्योंकि प्रकाश क्या होता है बेटा, किसी भी चिकनी जगह से टकराकर 7 रंगों में टूट जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, जैसे इंद्रधनुष हो गया, ये प्राकृतिक विक्षेपण की घटना है। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेटे हमारे नेत्र। ठीक है, हमारी आंखों के बारे में हमें जानना है। ठीक है, क्या होता है, जब हम वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में आता है। ये हमने पहले ही देख लिया। नेत्र हमारी महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है, इसलिए उनकी संरचना कार्यविधि को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब नेत्र बेटे, नेत्र काम कैसे करते हैं, नेत्रों की आकृति कैसे, उस सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो है बेटे, नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है। पहला पॉइंट आपका ये हो गया कि नेत्र क्या है बेटे, ज्यादातर तो गोलाकार है। ठीक है, नेत्र का बाहरी आवरण सफेद होता है। आपने देखा होगा कि भाई ऊपर से क्या है नेत्र, मतलब अंदर से बाहरी जो सबसे ऊपर की लेयर है वो नेत्र की क्या होती है बेटे, सफेद होती है। यह कठोर होता है ताकि अंदर की चीजों को बेटे क्या कर सके, आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। ठीक है, यहाँ पर ये वाली जो लेयर है सबसे बाहर की लेयर की क्या है बेटे, हमारी सफेद होती है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है ना। ठीक है, इसके पारदर्शी अग्रभाग को बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं, जब पारदर्शी अग्रभाग है बेटे ये वाला, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, ये कॉर्निया हो गया हमारा। ठीक है, इसके कॉर्निया के पीछे होता है बेटे स्वच्छ मंडल होता है। ठीक है, या स्वच्छ मंडल भी कहते हैं, सॉरी, कॉर्निया को हम स्वच्छ मंडल भी कह सकते हैं। कॉर्निया के पीछे हम गहरे रंग की पेशियों की संरचना देते हैं। ठीक है, इन संरचना को बेटे परितारिका बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखेंगे आप, ये कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या है, ये दो मांसपेशियां बोल सकते हैं, इनको परितारिका बोलते हैं, यानी कि आइरिस बोलते हैं। आइरिस में छोटा सा द्वार होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटे, पुतली बोल देते हैं। ठीक है, पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, आपका जो लेंस है, ठीक है, इसका आपने देखा होगा कि भाई जब भी आप प्रकाश में जाएंगे, जब भी आप रोशनी में जाएंगे तो आपकी आंखें छोटी हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन जब आप अंधेरे जैसे कमरे में जाएंगे तो आपकी आंखें फैल जाती हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी आंखों का साइज जो है, पुतली का साइज जो है, वो कौन नियंत्रित करता है बेटे, वो परितारिका, यानी कि ये मसल्स ही उसको कंट्रोल करती हैं। परितारिका नेत्र का वह भाग है जो उसका रंग भी देती है। अच्छा, किसी आपने देखा हो किसी किसी की आंखें, जैसे भाई किसी किसी की आसमानी आंखें होती हैं, ठीक है, नीली होती है, किसी की भूरी होती है, किसी की काली होती है। तो ये जो आंखों का रंग है बेटे, वो भी किसकी वजह से होता है, हमारा परितारिका की वजह से ही होता है। ठीक है, जब हम कहते हैं कि व्यक्ति के नेत्र जो हरे हैं, तो यानी कि हम परितारिका के रंग की ही बात कर रहे हैं। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। मैंने बता दिया कि भाई जब हम धूप में जाएंगे तो आंखें थोड़ी सी कम हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, लेकिन जब हम छाँव में जाएंगे तो आंखें फैल जाएंगी। ठीक है, तो ये यानी कि कितनी रोशनी हमारे आंखों में जानी चाहिए, ये भी हमारे परितारिका है डिसाइड करती हैं। ठीक है, अब पुतली के पीछे एक लेंस भी होता है बेटे, जो केंद्र पर मोटा होता है, यानी कि बीच में से क्या होता है, ये उठा हुआ होता है। ठीक है, यानी कि उत्तल लेंस के जैसा होता है ये। ठीक है ना, जैसे कि हमने लेंस के बारे में पढ़ा था, तो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, लेंस क्या करता है, प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है, यानी कि जितना भी प्रकाश आएगा ये उसको एक परत पर यहाँ पर जाके फोकस कर देगा। ठीक है, इसको बोलेंगे हम रेटिना। ठीक है, ठीक है, देखिए रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पर फोकस कर देगा। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। अब ये जो रेटिना है, इस पे बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, इनसे जुड़ा होता है बेटा ये। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, सीधा ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचाए जाते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा जितनी भी संवेदनाएं आती हैं, दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दी जाती हैं। ठीक है, अब ये जो तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है शंकु जैसी और एक होती है शलाकाएं जैसी। शंकु वाली जो होती है बेटे, वो तेज जो प्रकाश आता है, तीव्र प्रकाश, उसके लिए सुग्राही होती है, यानी कि उस पर रिएक्ट करेंगी। जो शंकु वाली होंगी वो तेज प्रकाश के लिए रिएक्ट करेंगी, लेकिन जो शलाकाएं होंगी वो मंद प्रकाश के लिए रिएक्ट करेंगे, सुग्राही होंगी। ठीक है, शंकु रंगों की सूचना भी भेजते हैं। जो शंकु वाली हैं, जो हमारी वो है जो, ठीक है, वो क्या करती है, सूचनाएं भी, रंगों की सूचनाएं भी भेजती हैं। ठीक है, दृक तंत्रिका अथवा रेटिना के सिरे पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती, यानी कि नेत्र में एक ऐसी भी जगह होती है जहां पर कोई भी तंत्रिका नहीं होती, उसको हम बोलते हैं अंध बिंदु, यानी कि वहां पर कोई भी इमेज फॉर्म्ड नहीं होती। ठीक है, तो यानी कि अंध बिंदु क्या हो गया, जहां पर कोई भी हमारी जो तंत्रिका तंत्र नहीं होगा, दृक तंत्रिकाएं नहीं होंगी। ठीक है, वहां पर कोई भी इमेज नहीं बन पाएगी, उसी को हम बोलेंगे बेटे अंध बिंदु। इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो, करके देखना हो, तो ये एक सीट पर ऐसे क्रॉस लगा लीजिए और ऐसे गोले लगा लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों में से एक को आप क्या करेंगे, एक आंख बंद करके घूर घूर के देखना है। ठीक है, तो जब आप थोड़ा थोड़ा पास लेके आएंगे ना, तो एक चीज आपको दिखनी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप करके देखिएगा। ठीक है, अब देखिए रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा दे। अच्छा, अब क्या होता है कि जो हमारी आंखें है ना,
कोई भी मान लीजिए रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बना, उस वस्तु को हटा लेने के तुरंत बाद ही समाप्त नहीं हो जाता, यानी कि वो वस्तु अगर तुरंत हटा दिया तो वो जल्दी से समाप्त नहीं होगी। ये लगभग 1/16वें सेकंड तक बनी रहती है। ठीक है, यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या उससे दर से ज्यादा गतिशील वस्तु के प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह चलचित्र की भांति फिरती अनुभव होगी। अच्छा, आपने इसका एग्जाम्पल भी देखा होगा। ठीक है, ये जो आजकल देखिए, अगर आप दो ऐसे चित्र बनाए, ठीक है, अब इसको जल्दी जल्दी गोल गोल घुमाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये जो पक्षी है ये पिंजरे के अंदर बंद है। ठीक है, तो ये सब इसी वजह से होता है क्योंकि हमारी आंखें क्या करती हैं बेटे, 1/16 सेकंड तक क्या होता है, जो भी इमेज होती है उस पर बनी रहती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम देखें कि क्या हो रहा है, जो हम चलचित्र देखते हैं वास्तव में कुछ कुछ भिन्न अनेक चित्रों के उपयुक्त जैसे, अच्छा आपने बेटे कई सारी रील्स में भी देखा होगा कि क्या होता है, कई सारे पेपर पे ना बहुत सारी इमेज बना लेते हैं और जल्दी 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 उनको पेपर को हिलाते रहते हैं तो इमेज भी हमको चलती हुई नजर आती है। ठीक है, तो उन्हें नेत्र के सामने प्राय 24 प्रतिबिंब, यानी कि हर सेकंड में 16 प्रति सेकंड से दर से अधिक अगर कोई भी चित्र हमको दिखाई देता है तो वो चलचित्र की भांति हमको चलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेत्र को बाहरी वस्तु में प्रवेश की सुरक्षा देने के लिए पलके भी दिए भगवान ने हमको। ठीक है, पलकों से भी हम क्या कर सकते हैं बेटे, हमारे जो क्या बात है उसको सूरज की रोशनी है उसको अंदर आने से रोक सकते हैं। जो एक्स्ट्रा रोशनी है, एक्स्ट्रा प्रकाश है, उसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, अनावश्यक प्रकाश को हम अंदर आने से रोक सकते हैं, किसके द्वारा, पलकों के द्वारा। ठीक है, नेत्र एक ऐसा अद्भुत तंत्र है, सामान्यतः नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को, निकट वस्तुओं को भी स्पष्टता से देख सकता है। अच्छा, किसी भी वस्तु को जो न्यूनतम दूरी है, ठीक है, जो कि हम साफ साफ देख सकते हैं, वो होती है बेटे 25 सेंटीमीटर। पढ़ने के लिए सुविधाजनक दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। उसके अगर और भी पास जाएंगे तो आपको जो शब्द हैं वो धुंधले दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके विपरीत हम दूर की अगर बात करें तो भैया अनंत तक हम दूर देख सकते हैं। चांद दिख रहा है आपको, ठीक है, इतना और कितना दूर की चीजें देखोगे आप। ठीक है, तो ये होता है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जैसे वृद्ध हो गए, ये नेत्र दृष्टि इनकी धुंधली हो जाती है क्योंकि इनका जो लेंस होता है बेटे वो धुंधला हो जाता है। ठीक है, ऐसा होने पर कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है, इसके कारण दृष्टि कमजोर हो जाती है। कभी कभी अत्यधिक गंभीर रूप में ये भैया और भी ज्यादा गंभीर रूप ले लेती है। इस दोष की चिकित्सा संभव है, अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस बेटे वहां पर लगा दिया जाता है। ठीक है, अब नेत्रों की देखभाल कैसे करें भैया, नेत्र हमारे लिए पता चल गया इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनकी देखभाल कैसे की जाएगी, देखिए यदि परामर्श दिया गया है तो चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर ने अगर चश्मा बोला तो चश्मा इस्तेमाल करो। ठीक है, नेत्रों के लिए ना ही हमको बहुत कम प्रकाश में जाना, ना ही हमको बहुत ज्यादा प्रकाश में जाना। ठीक है, क्योंकि इससे आंखों पर बेटे जोर पड़ता है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव, सरदर्द हो सकता है, यानी कि जहाँ पर सूर्य की रोशनी बहुत कम है वहाँ उसकी वजह से हमारा सरदर्द हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ज्यादा देख लेंगे, तीव्र प्रकाश में जाएंगे तो भैया रेटिना को क्षति पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये भी होता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखिए जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृतियों के होते हैं। केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं परंतु इनके द्वारा केकड़े चारों ओर देख सकता है। ठीक है, इसलिए यदि शत्रु पीछे से भी उसकी ओर आता है तो उसे पता लग जाता है। तितली के नेत्र बड़े बड़े होते हैं जो सहस्त्रों छोटे छोटे नेत्रों से मिलकर बनते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे कई हजारों उसकी आंखें होती हैं तो इनसे उनको बहुत बड़े बड़े आंखें बन जाती हैं। ठीक है, लेकिन ये केवल सामने ही नहीं बल्कि पीछे भी देख सकती है, यानी जो तितलियां हैं वो पीछे की तरफ भी देख सकती हैं। उल्लू की बात करें, वो दिन रात में तो देख सकता है लेकिन दिन में नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता भाई, ठीक है, दिन में अच्छी प्रकार से नहीं देख सकते क्योंकि उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया, बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश जा सके। इसके साथ साथ रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं होती हैं। हमने शंकुर शलाकाओं के बारे में पढ़ा था ना, शंकु तेज वाले के लिए होते हैं, शलाकाएं कम वाले के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा उल्लू है वो रात में आसानी से देख पाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ही शंकु होते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसके विपरीत दिन के पक्षियों में शंकु ज्यादा होते हैं, शलाकाएं कम होती हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, कुछ जो जीव जंतु है वो दिन में ज्यादा देख पाते हैं, कुछ रात में ज्यादा देख पाते हैं। ठीक है, सूर्य या किसी शक्तिशाली स्रोत को कभी भी डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, इससे आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। ठीक है, अपने नेत्र को कभी मत रगड़ना भी नहीं चाहिए बेटे। हमें अगर अपनी आंखों को स्वस्थ रखना है तो रगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, धूल या कण गिर जाए तो केवल धो लेना चाहिए उसको। ठीक है, और जो पठन सामग्री है यानी कि जो पढ़ने की किताबें वगैरह हैं वो सामान्य मतलब नॉर्मल दूरी पर रखकर पढ़नी चाहिए, एकदम आंखों के एकदम पास में लाकर उनको नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा संतुलित आहार इसको लेना चाहिए। विटामिन ए, आपने देखा कि विटामिन ए का कम प्रयोग करेंगे तो उससे हमारे नेत्र रोग हो सकते हैं। ठीक है, विटामिन ए का अच्छे से हमको खाना चाहिए, जैसे कि गाजर हो गया, कच्ची गाजर हो गया, फूल गोभी, हरी सब्जियां, पालक, कॉड लीवर, विटामिन ए इन सब में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन, फल, ये सब आप आम, पपीता, ठीक है, विटामिन ए से भरपूर होते हैं ये। ठीक है, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
अब क्या होता है, चक्षुष विकृति वाले यानी कि जिनकी नेत्र खराब हैं, क्या वो व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं? देखिए आज के टाइम पर बेटे बहुत सारे ऐसे यंत्र आ गए हैं जिनकी वजह से वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ व्यक्ति जिनमें बच्चे भी शामिल हैं चक्षुषी अक्षमता से पीड़ित होते हैं, उनकी वस्तु को देखने की सीमित दृष्टि होती है, या तो बेटे बहुत ही कम देख पाते हैं या तो बिल्कुल ही नहीं देख पाते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी बीमारी की वजह से हो, चाहे वो किसी चोट लगने की वजह से हो, ये लोग अपनी दृष्टि खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति स्पर्श द्वारा यानी कि स्पर्श इंद्री स्किन के द्वारा क्या कर सकते हैं, या फिर ध्वनि के द्वारा सुनकर, ठीक है, पहचानने का प्रयत्न करते हैं, वे अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक विकसित कर लेते हैं। ठीक है, जिन भी व्यक्तियों के नेत्र नहीं होते उनकी जो दूसरी ग्रंथ जो वो होती है ना बेटे इंद्रियां, वो ज्यादा काम करने लग जाती हैं। ठीक है, तथापि अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमता अधिक विकसित करने के लिए सक्षम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो बेटे क्या क्या है, अप्रकाशित प्रकाशिक साधनों में चक्षु स्थान स्पर्श साधन चक्षु साधन, स्पर्श साधन, श्रवण साधन, श्रवण यानी कि सुनने वाला, तथा इलेक्ट्रॉनिक साधन सम्मिलित है जिनकी वजह से बच्चे पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि चक्षु साधनों में आवर्धित कर सकते हैं यानी कि लेंस को बढ़ा सकते हैं, लेंस की पावर बढ़ा सकते हैं, उचित तीव्रता का प्रकाश प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, उचित दूरी पर जुटा सकते हैं। स्पर्श साधन जिनमें ब्रेल लेखन पद्धति हो गया। अच्छा, स्पर्श क्या साधन में क्या है, छूकर, यानी कि देखिए आपने देखा होगा कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए अलग किताब बनती है। ठीक है, वो ब्रेल लिपि में लिखी जाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, तो ब्रेल लेखन शामिल जो लेखन पाठी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, शलाका हो गई। ठीक है, चक्षु विकृति युक्त व्यक्तियों को पढ़ने लिखने में सहायता करते हैं। श्रवण साधनों में बेटे वो कैसेट, टेप रिकॉर्डर, बोलने वाली पुस्तकें, ठीक है, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलने वाले कैलकुलेटर, कंप्यूटर, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक साधनों में बेटे सीडी हो गई। ठीक है, ये कंप्यूटर वाक्य यंत्र जो भी है उन सबका वो इस्तेमाल करके अच्छे से पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, प्रकाशिक साधनों में द्वि फोकसी लेंस हो गया, संस्पर्श लेंस हो गया, रंजित लेंस हो गया। ठीक है, यानी कि आजकल दूरबीन वगैरह हो गए, तो लेंसेज का इस्तेमाल करके भी आंखों की रोशनी को थोड़ा बहुत ठीक किया जा सकता है, यानी कि उनको सुधारा जा सकता है। ठीक है, अब लेकिन जो प्रॉपर ही ब्लाइंड है बेटे उनके लिए क्या कहता है, उनके लिए ब्रेल पद्धति होती है। ठीक है, यानी कि देखिए क्या होता है, ब्रेल कहलाता है सबसे अच्छा साधन, ब्रेल लिपि है। एक वैज्ञानिक थे लुई ब्रेल। ठीक है, जो स्वयं एक चक्षु विकृति युक्त व्यक्ति थे, इनकी भी आंखें खराब थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक पद्धति विकसित की जिसको ब्रेल लिपि बोला गया। ठीक है, इन्हीं के नाम पर ब्रेल लिपि पढ़ा है। ठीक है, वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई। सामान्य भाषाओं, गणित, वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड होता है। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर भी जैसे सी को हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन ब्रेल लिपि में ऐसे दो ऐसे डॉट लगा दिए। ठीक है, थोड़ा सा उभरा होता है जिसको छू छू कर ये जो भी ब्लाइंड लोग होते हैं वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इनकी अलग से बेटे किताबें आती हैं। ठीक है, ब्रेल लिपि में लिखी हुई किताबें आती हैं। ठीक है, ये पैटर्न है। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं, कोमा के लिए ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एंड को ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके ब्रेल लिपि में थोड़े से लिखे हुए क्या है बेटे, हमारे को शब्द देखने को मिल जाएंगे। चक्षुषा विकृति युक्त व्यक्ति ब्रेल लिपि को अक्षरों को सीखना प्रारंभ करता है। इसके पश्चात विशेष छापों अक्षरों के संयोजन को पहचानता है। सीखने की विधियां स्पर्श से पहचानता है, यानी कि छू कर क्या कर सकते हैं, उन सबको पढ़ सकते हैं। प्रत्येक छाप को स्मरण करना पड़ता है। ठीक है, अब यानी इनको याद करना पड़ता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जाता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियां मुद्रण मशीनें विकसित की जा चुकी हैं। ठीक है, कुछ चक्षुष विकृति युक्त भारतीयों को महान उपलब्धियां प्राप्त करने का श्रेय है, यानी कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने नेत्र दृष्टि दोष होने के बावजूद भी क्या करा, बहुत बड़ा नाम कमाया है। ठीक है, जैसे दिवाकर नामक एक प्रतिभा संपन्न बालक ने गायक के रूप में आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए दिए हैं। ठीक है, जन्म से पूर्णतः चक्षुष विकृति युक्त श्री रविंद्र जैन ने इलाहाबाद से अपने संगीत प्रभाकर की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने गीतकार, संगीतकार, गायक के रूप में अपनी श्रेष्ठता को दर्शाया। श्रीलाल आडवाणी जी हो गए, जो स्वयं एक चक्षुष विकृति युक्त है। उन्होंने भारत में विकलांगों पुनर्वास तथा विशिष्ट शिक्षा के लिए संस्था की स्थापना की। ठीक है, इसके अलावा अतिरिक्त उन्होंने यूनेस्को में ब्रेल समस्या पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। अमेरिका की एक लेखिका एवं प्राध्यापिका हेलन केलर, ठीक है, आपने सुना भी होगा इनका नाम, सर्ववेदित एवं प्रेरक चक्षुष विकृत युक्त महिला है। 18वीं आयु में उन्होंने दृष्टि खोली थी, लेकिन उनके संकल्प साहस के कारण वह एक विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि ग्रहण कर सकी। ठीक है, स्टोरी ऑफ माई लाइफ सहित उन्होंने अनेक पुस्तकें भी बेटे लिखी है। ठीक है, तो इसके साथ बेटे आपका चैप्टर था खत्म। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर भी आपको ये प्रमुख शब्द बेटे जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और बेटे, इसके अंदर ना आपको नेत्र का जो डायग्राम है उसको रट लेना है। ठीक है, तो और ये आपने क्या सीखा ये भी पढ़ लीजिएगा, ये पूरा चैप्टर का सार होता है। ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा करिए। ठीक है, इसमें से भी एक एक 2 नंबर के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर था खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।